हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 उसका कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, सातवाहन वंश के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने सातवाहन वंश के बारे में गौतमीपुत्र सतकर्णी तक देख चुका था। गौतमीपुत्र सतकर्णी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। वशिष्ठी पुत्र हम लोग पहले देख लिए थे पिछला क्लास में कि माँ, एक मिनट, कि माँ के नाम पे ये परंपरा चल गई थी, माँ के नाम पे नाम रखने का। तो ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है, गौतम पुत्र सतकर्णी के बाद आए हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का शासनकाल कब से है? तो 130 से 154 ईस्वी तक है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र था और इसे पुराणों में पुलोमा कहा जाता है। पुलुमावी से आप याद रखेंगे, पुलोमा। पुराणों में इसको क्या बोला जाता है? पुलोमा। पुलोमा किसको बोला जाता है? पुलुमावी को। ये आप याद रखेंगे। यह शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समकालीन था। शक के उसमें शासक कौन थे जो शक शासन कर रहे थे उज्जैन वाले एरिया में? तो उसमें थे कौन? रुद्रदामन। इनके समकालीन थे रुद्रदामन थे। ठीक है। तो रुद्रदामन जब समकालीन थे तो रुद्रदामन से इनका लड़ाई भी होगा। आगे हम लोग देखते हैं। कन्हेरी अभिलेख में से पता चलता है कि पुलमावी ने शक राजा रुद्रदामन को पराजित किया और उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। ऐसा हम लोगों को पता चलता है कन्हेरी अभिलेख से। लेकिन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन पुलमावी को, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया था। ये ऐसा लिखा हुआ है जूनागढ़ अभिलेख में कि 2 बार पराजित किया। कौन? रुद्रदामन किया। किसको किया? तो पुलमावी को किया था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। लेकिन कन्हेरी अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है, ये शक राजा रुद्रदामन को पराजित किया और उनकी पुत्री से विवाह भी किया। ये देखिए, ये जो है इमेज जो आप देख रहे हैं, ये है कन्हेरी अभिलेख। ये क्या है? कन्हेरी अभिलेख। इसमें ऐसा लिखा गया है कि पुलमावी जो है, पुलमावी क्या किया था? तो पुलमावी रुद्रदामन को पराजित किया था। रुद्रदामन को पराजित किया था। ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में। ये देखिए, ये है अभिलेख जो है। ये अभिलेख थोड़ा अच्छे से पढ़ा नहीं रहा और ऐसे पढ़ पाना भी संभव नहीं। तो ये अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। देखिए कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये। इसमें ऐसा लिखा गया है कि 2 बार पराजित किया था रुद्रदामन ने। किसको? पुलमावी को। उसने बौद्ध संघ को आज कलिकाय एवं कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान किए। ये जो पुलमावी है, ये बौद्ध संघ को भी जमीन दान किया जिसका नाम है आज कलिकाय, और कार्ले के भिक्षु संघ को जमीन दान किया है जिसका नाम है करजक। ग्राम दान किया, सॉरी याद रखिएगा, ग्राम दान किया है। आज कलिकाय और करजक नामक ग्राम दान किया गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ और इससे पता चलता है कि उसने महाराज व दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की। देखिए अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ? तो वशिष्ठ पुत्र। ये है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप है ये किसके समय में हुआ? तो पुलमावी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है, अमरावती स्तूप का। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? महाराज व दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी पुलमावी ने। इसने अपने शासनकाल में आंध्र को जीता था और इसके बाद इसे पहला आंध्र सातवाहक शासक या प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। किसको? पुलमावी को। पहला आंध्र सातवाहक किसको कहा जाता है? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को याद रखेंगे। या प्रथम आंध्र सम्राट बोला जाए किसे कहा जाता है? तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को। ये आप लोगों का आंसर होगा। इसके सिक्के पर 2 पतवारों वाली जहाज, 2 पतवारों वाली जहाज मतलब 2 तरफ जहाज में दोनों तरफ क्या कपड़े बंधे हुए होते थे, कपड़े बंधे होते थे दोनों तरफ। 2 पतवारों वाली जहाज का ये चित्र मिलता है इसके सिक्के पर। इससे ये पता चलता है कि नौसेना के शक्ति का विकास इस समय हुआ था, ज़्यादा हुआ था। ये पुलमावी के जो सिक्के पर चित्र मिलता है वो मिलता है 2 पतवारों वाली जहाज का। देखिए उसके बाद एक शासक होते हैं जिसका नाम है यज्ञश्री सतकर्णी, जो 165 से 194 ईस्वी तक रहे। राजा यज्ञश्री सतकर्णी ने शक शासकों से उत्तर कोंकण और मालवा को जीत लिया था। शक शासक से ये जीते थे उत्तर कोंकण और मालवा को। कौन जीते? यज्ञश्री सतकर्णी। किसके वंश के हैं? तो सातवाहन के ही, सातवाहन वंश के शासक हैं। सातवाहक शासक यज्ञश्री सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। ये देखिए, ये भी जल यात्रा में संबंधित ये उनके सिक्कों पे चित्र मिला है जहाज का, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का। ये भी जो है जल यात्रा का प्रेमी था और व्यापार का प्रेमी था। उनके सिक्के पर आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। इनके सिक्के व्यापार ये दिखाते हैं, व्यापार को दिखाते हैं। और सिक्के वहीं पाए जाएंगे जहाँ से व्यापार होता है, जहाँ पर राजा का शासन होता है।
तो इसके सिक्के देखिए आंध्र से, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से, गुजरात से पाए जाते हैं। या तो इसका साम्राज्य इतना दूर तक फैला हुआ था, साम्राज्य फैला हुआ था, या फिर व्यापार होते थे। इनके सिक्के पर जहाज का चित्र है उसी तरह का, जो जल यात्रा समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम को दिखाता है। यह सिक्के पर जहाज का चित्र वशिष्ठपुत्र पुलमावी के समय भी मिलता है। यक्षऋषि शतकर्णी के उत्तराधिकारी सातवाहन साम्राज्य को आगे बनाए रखने में असमर्थ साबित हुए और उनका राज पूर्वी दक्कन और कन्नड़ प्रदेश तक सीमित था। मतलब पहले तो ये सातवाहन साम्राज्य पूरा फैला, फिर बाद में उसे सिकुड़कर पूर्वी दक्कन और कन्नड़ प्रदेश तक सीमित हो गया। और इक्ष्वाकु के पल्लव राजवंशों ने सातवाहन को समाप्त कर दिया, पल्लव वंश का नींव डाल दिया था। ये ऐसा हुआ है सन 220 ईस्वी तक इस साम्राज्य का पूरी तरीके से अंत हो गया, सातवाहन साम्राज्य का। फिर पल्लव राजवंश आ गए। तो सातवाहन साम्राज्य जो था वो एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारत का साम्राज्य उभरा है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। अब देखते हैं सातवाहन साम्राज्य की जीवन शैली कैसी रही, इनकी संस्कृति कैसी थी। भौतिक संस्कृति पहलू देख रहे हैं हम लोग। कुषाण ने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये हम लोग देखे थे सबसे पहले। तो कौन किया था? तो सबसे पहले किया था हिंद यवन किया था सबसे पहले सोने के सिक्के। शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए? तो ये किए थे कुषाण, शुद्ध सोने के सिक्के। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में आएंगे? तो गुप्त के शासनकाल में आएंगे। ये हम लोग आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो कुषाण ने सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सातवाहन क्या किए? शीशे के सिक्के जारी किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि शीशे के सिक्के किसने जारी किया? तो सातवाहनों ने किए थे, जो दक्कन से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए इन्होंने के, तांबे के और कांसे के भी सिक्के जारी किए हैं सातवाहनों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शीशे के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन हुए? सातवाहन हुए हैं। कृष्णा और गोदावरी के बीच का डेल्टाई क्षेत्र, देखिए इनका जो क्षेत्र था वो कृष्णा और गोदावरी के बीच का डेल्टा वाला क्षेत्र था, जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ कृषि का पैदावार काफ़ी होता था, यहाँ पे कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में था। चावल का विशाल भंडार, देखिए यहाँ पे क्या है, ये डेल्टाई क्षेत्र में पड़ता था। चावल का विशाल भंडार था, यहाँ बहुत ज़्यादा धान होता था। यहाँ के लोग कपास का भी उत्पादन करते थे, जिससे उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी। क्यों? क्योंकि कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में बसा हुआ था सातवाहन। पिलनी के अनुसार आंध्र राज्य के पास, देखिए कितना सातवाहन राज्य के पास 1 लाख पैदल सेना बता रहा है पिलनी, और 2000 घुड़सवार और 1000 हाथी। ये उनकी सैन्य शक्ति थी सातवाहनों की। ये सातवाहनों की सैन्य शक्ति थी, जिसमें क्या है? तो 1 लाख पैदल सेना है, 2000 घुड़सवार है और 1000 क्या है? हाथी है। ये उनकी सैनिक शक्ति थी। आगे देखते हैं उत्तर के संपर्क, जहाँ विदेशी शासकों का राज था। उत्तर से जो आए थे मध्य एशिया से विदेशी आक्रमणकारी के आने से क्या हुआ? दक्कन के लोगों ने सिक्कों, पक्की ईंटों, गोल कुओं, लेखन कला इत्यादि का उपयोग सीखा। ये किनसे सीखे? तो विदेशियों के संपर्क से इन्होंने सीखा। पक्की ईंटों का इस्तेमाल करना, गोल कुओं का निर्माण, लेखन कला और सिक्कों का निर्माण, ये उन लोगों ने सीखा है विदेशियों को, मध्य एशिया से जो आक्रमणकारी है उनसे। जब भी कोई बाहरी विदेशी आक्रमणकारी आते हैं तो अपने संस्कृति और वहाँ से जो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ दे के गए हैं जो चलते रहा भारत में। बहुत अन्य राजवंशों ने इनको अपनाया, जैसे सिक्के हो गए, पक्की ईंटों का इस्तेमाल हो गया। करीमनगर जिले के पेदाम बांकुर ईस्वी में ईसा पूर्व 200 से सन 200 में आग में पकी हुई ईंटें, चपटे, छेद वाले खपड़े का नियमित उपयोग मिलता है। कहाँ मिलता है? करीमनगर जिले के पेदा बांकुर में। पेदा बांकुर में 2री शताब्दी में निर्मित ईंटों की दीवारों वाले 22 कुएं का भी ये साक्ष्य मिला है। तो ये सब इन लोगों ने किनसे सीखा? ये खपड़ों का इस्तेमाल, छेद वाले खपड़े, पकी हुई ईंट, आग में पका के बनाया था ईंट, ये लोग सीखे हैं किसके? तो विदेशी आक्रमणकारी जो आए मध्य एशिया से, उनके संपर्क से ऐसा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन जगहों में भूमिगत नालियां भी मिली है। देखिए भूमिगत नालियां भी मिल रही थी, जो गंदे पानी को गड्ढे तक पहुंचाती थी। और इसी समय महाराष्ट्र नगर में विकसित हुआ। ये सातवाहन के समय ही महाराष्ट्र जो है वो नगर, शहर के रूप में ये विकसित हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईंट वगैरह का इस्तेमाल लोग करना स्टार्ट कर दिए थे। देखिए पिलनी के अनुसार, पिलनी क्या कहते हैं? पिलनी के अनुसार पूर्वी दक्कन और आंध्र में कई गांवों के अलावा दीवारों से घिरे 30 शहर थे। पूर्वी दक्कन और आंध्र में जहाँ पर सातवाहन शासक राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वहाँ पे गांवों के अलावा 30 शहर भी मौजूद थे। बहुतायत में मिले रोमन और सातवाहन सिक्के बढ़ते व्यापार के संकेत देते हैं। रोमन सिक्के भी मिले हैं यहाँ पे। तो रोमन सिक्के मिलने के से अभिप्राय ये है कि इनका व्यापार रोम तक था, मतलब रोम से इनका व्यापार होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक संरचना इनकी कैसी थी ये देख लीजिए। सातवाहन मूल रूप से दक्कन कबीलाई के ब्राह्मण जाति के लोग थे। कैसे थे? ब्राह्मण जाति के लोग थे।
ये सामाजिक संरचना ब्राह्मण जाति के लोग थे और इन्होंने चतुर्थ वर्ण जो चार वर्ण था उनको उनको पुनः स्थापित किया। इन लोगों ने पुनः स्थापित किया ये चतुर्थ वर्ण को। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा हम लोग नाम जान रहे हैं, गौतमीपुत्र शतकर्णी सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं सातवाहन साम्राज्य के। ने अव्यवस्थित हो गई थी चतुर्वर्ण चार वर्ण वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित कर विभिन्न सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण रोका। जो सामाजिक वर्ग जो थे वो सम्मिश्रण हो रहा था, एक से दूसरे में जा रहे थे, उसको रोका, चार वर्ण को पुनः स्थापित किया। ये लोग किस जाति थे? तो ब्राह्मण थे सातवाहन। सातवाहन ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले पहले शासक बने और हालांकि बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी ऐसे दान इन लोगों ने दिया था। यार इसमें इस जो भूमि दान दिए इसमें टैक्स नहीं लिया जाता था, कर फ्री होता था, टैक्स इसमें नहीं लिया जाता था। इस काल में शिल्प और वाणिज्य के बढ़ने से कई व्यापारी और कारीगर अस्तित्व में आए। उन्होंने छोटे छोटे स्मारक बनवाए। ये शिल्प वगैरह जो विदेशियों के ही देन है और व्यापार वगैरह बढ़े इनके साम्राज्य में, सातवाहन के साम्राज्य में, तो बहुत सारे कारीगर अस्तित्व में आए और छोटे छोटे स्मारक भी बनवाए गए। कारीगरों के बीच गंधिकाओं या इत्र निर्माताओं का दाताओं के रूप में बार बार उल्लेख होता है। देखिए गंधिकाओं या इत्र निर्माता जो है इनका उल्लेख होता है बार बार ये सातवाहन शासकों में। आधुनिक कुल नाम गांधी जो है इसी प्राचीन शब्द से लिया गया है। गंधिकाओं जो देख रहे हैं इत्र निर्माण करने वाले, इन्हीं से जो आधुनिक कुल नाम अभी गांधी चल रहा है वो यहीं से लिया गया है। ये हो गई उनकी सामाजिक संरचना। अब हम लोग देख रहे हैं पारिवारिक संरचना उनकी कैसी थी। तो उत्तर भारतीय राजा सामान्यतः पितृशतात्मक समाज था। इनका समाज बिल्कुल पितृशतात्मक था। हालांकि मातृ वंशीय सामाजिक संरचना हम लोगों को दिखाई मिलता है क्योंकि लोग जो हैं मतलब यहाँ के जो शासक थे वो अपने माँ के नाम पे अपना नाम रखते थे, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन सामाजिक संरचना मूलतः कैसी थी? तो पितृशतात्मक थी। माँ के नाम पर राजा के नामकरण की प्रथा थी। हाँ ऐसा था। गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र जैसे नाम से स्पष्ट है कि उनके समाज में माँ का अधिक महत्ता थी, बिल्कुल रही होगी। ये हम लोगों को नाम पढ़ने से भी पता चल जाता है। कभी कभी राजा और उसकी माँ दोनों के नाम पर अभिलेख जारी किए जाते थे। मतलब यहाँ पे माताओं का जो था, माताओं का अच्छा इनका सम्मान था यहाँ पे सातवाहन काल में। सातवाहन काल में माताओं का विशेष महत्व था। बावजूद इसके सातवाहन राजकुल मूल रूप से हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो पितृशतात्मक ही थी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पुत्री को साम्राज्य शासक बनने का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये जो मूल रूप से जो था पितृशतात्मक ही था यहाँ का व्यवस्था, क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकारी हमेशा पुत्री होता था। बिल्कुल। अब देखिए ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी ये हम लोग देखते हैं। सातवाहनों ने अशोककालीन कई प्रशासनिक इकाइयों को यथावत बनाए रखा। उनके जिलों को भी आहार कहा जाता था, उसी तरह जैसे अशोक के समय आहार कहा जाता था जिलों को, तो इनके समय भी जिलों को आहार कहा जाता था, जैसा कि अशोक के समय में था। मतलब अशोककालीन जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी उन लोगों ने बहुत सारा अपनाया, बहुत सारी बातों को अपनाया। मौर्य काल की तरह ही उनके अधिकारी को देखिए, उनके अधिकारी को मौर्य काल की तरह ही अमात्य या महामात्य कहलाते थे। सेनापति की नियुक्ति प्रांत के राज्यपाल या शासनाध्यक्ष के रूप में होती थी। ये मौर्य काल के जैसा ही है। उसमें भी अमात्य और महामात्य हम लोग पढ़े हैं, तो इनके अधिकारी को भी अमात्य प्रधानमंत्री होता है, इनके अधिकारी को भी अमात्य और महामात्य कहा जाता था। और जो प्रांत के देखभाल करते थे वो भी राज्यपाल होते थे। अशोक भी राज्यपाल रहा था उज्जैनी का। तो यही हाल था इन लोगों के समय भी। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का बहुत सारा अंश इन लोगों ने अपनाया था। हालांकि उनके प्रशासनिक विभागों को राष्ट्र और उनके उच्च अधिकारियों को महाराष्ट्र कहा जाता है। प्रशासनिक विभाग जो बांटे गए थे उनको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? राष्ट्र कह रहे हैं। और इनके जो उच्च अधिकारी होते थे उनको महाराष्ट्रिक कहा जाता था सातवाहनों के समय में। ग्रामीण इलाकों में प्रशासन का कामकाज, देखिए प्रशासन का कामकाज कौन देखता था? गौलमिका को सौंपा गया था। ये ग्रामीण इलाकों में प्रशासन का कामकाज को देखते थे गौलमिका, और उनको कुछ सैन्य शक्ति भी दी गई थी। गौलमिका देखिए सेना की एक टुकड़ी का प्रधान भी होता था, जिसमें क्या होते थे? तो 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे और 45 पैदल सैनिक, इतना का उनको सेनापति बनाया गया था। जो उनको ग्राम का प्रशासन का कामकाज दिया गया था गौलमिका कहते थे। उनको 9 रथ दिए गए, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक दिए गए थे। तो ये क्या करते थे? देखिए यही कारण होता था कि इनको जब सैन्य शक्ति दे दिया गया तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते थे। 45 पैदल सैनिक को बढ़ा के और ज़्यादा कर लिए, घोड़े को बढ़ा लिया, हाथी को बढ़ा लिया, रथ को बढ़ा लिया, और इतनी ज़्यादा शक्ति को कर लेते थे ताकि वो सम्राट के खिलाफ हो जाएं और उनसे वो लड़ाई करने लगते थे और अलग स्वतंत्र शासक के रूप में वो शासन करते थे। ये ऐसा हम लोगों को इतिहास में हमेशा प्रमाण मिलते रहे। हालांकि यहाँ पे क्या है, ग्रामीण इलाकों का कामकाज देखने वाले अधिकारी इनके गौलमिका होते थे और इनको सेना का भी एक टुकड़ी होता था।
कटक और स्कंदवर सैन्य शिविर बस्तियां होती थी। ये देखिए कटक और स्कंदवर जो है ये सैन्य की बस्तियां थी, सैनिकों की बस्तियां थी जो राजा के आने पर प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करना प्रारंभ करती थी। जब राजा कटक और स्कंदवर आता था ये सैन्य शिविर में तो ये प्रशासनिक केंद्र बन जाया करती थी। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव प्रदान किया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था, इनको कर मुक्त गांव प्रदान कर दिया जाता था। ये कौन किया है? तो कर मुक्त गांव प्रदान करने की परंपरा सातवाहनों ने की। सातवाहन साम्राज्य में सामंतों को 3 अलग-अलग श्रेणियों के कार्य क्षेत्र में बांटा गया था। सबसे श्रेष्ठ सामंत राजा होते थे जिन्हें सिक्कों के नियंत्रण का अधिकार था, और द्वितीय श्रेणी में महाभोज और तृतीय श्रेणी में सेनापति थे। मतलब ये क्या है? सातवाहन साम्राज्य के सामंतों को 3 अलग श्रेणियां, पहला हो गया सबसे श्रेष्ठ जो है वो सामंत राजा हो गए। ये सामंतों के प्रकार हैं जिनको सिक्कों पर नियंत्रण था, सिक्का कितना इशू करना है, सिक्का कितना ढलाना है, ये पूरा इनका होता था सामंत राजा का अधिकार। और द्वितीय श्रेणी में महाभोज आते थे और तृतीय श्रेणी में कौन आते थे? सेनापति। ये कौन थे? तो सामंत थे। सामंतों की 3 श्रेणियां थी सातवाहनों के समय। इनका धर्म के बारे में देख लो तो हम लोग धर्म के बारे में डिस्कस करते ही आ रहे हैं कि ये ब्राह्मण थे। वे अश्वमेध और वाजपेयी जैसे वैदिक बलि यज्ञों का आयोजन करते थे, और जब यज्ञों का आयोजन करते थे तो ब्राह्मणों को दान देकर करते थे। वे कृष्ण और वासुदेव जैसे वैष्णव देवताओं की पूजा करते थे। ये हम लोग देखते आ रहे हैं कि हाँ सातवाहन ब्राह्मण थे, और इस समय में वैष्णव धर्म वगैरह भी थोड़ा आगे बढ़ा था। फिर भी सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को भूमि दान कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि दान किए हैं, इससे इनको बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा मिला। मतलब ये ब्राह्मण तो थे लेकिन ये क्या थे? तो धर्मनिरपेक्ष थे, सभी धर्मों का सम्मान इज्जत करते थे। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव हम लोगों को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक अमरावती स्तूप है जो कि ये साक्ष्य के रूप में मौजूद है। सातवाहनों के समय अमरावती स्तूप जो बना है, किसके समय बना है? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय में, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये ब्राह्मण थे लेकिन अन्य धर्मों को भी वो समान महत्व देते थे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती नगर बौद्ध संस्कृति के मुख्य केंद्र बन गए। देखिए ये अमरावती नगर है, यहीं पर अमरावती स्तूप भी बना है। अमरावती कला का भी निर्माण, अमरावती कला के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अमरावती कला, एक अमरावती कला इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अमरावती में फला फूला, अमरावती में, इसलिए अमरावती कला नाम पड़ा। देखिए इनकी भाषा के बारे में देखते हैं हम लोग, भाषा कैसी थी। सातवाहनों की राजभाषा देखिए प्राकृत थी, और उनके सारे अभिलेख हम इसी भाषा में, मतलब प्राकृत भाषा में मिलेंगे। और जिसकी लिपि कैसी है? तो ब्राह्मी लिपि में मिलेगा। प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती, हाल नामक सातवाहन राजा, हाल के बारे में हम लोग पढ़े ना, हाल कैसा था? तो बहुत विद्वान राजा था ये। इसके समय में नागार्जुन वगैरह रहते थे, ये बहुत विद्वान राजा हुआ है। हाल नामक सातवाहन राजा द्वारा लिखा गया जिसमें 700 छंद शामिल हैं, सभी प्राकृत में लिखे गए हैं। ये हाल के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। वास्तुकला देखते हैं इनका कैसा था। सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में ठोस चट्टानों को काटकर कई पवित्र स्थलों और मठों विहारों का निर्माण किया गया था। कन्हेरी उनमें एक महत्वपूर्ण था। पहाड़ों को काटकर, चट्टानों को काटकर कई पवित्र स्थलों का, मठों का, गुफाओं का निर्माण किया गया था। सबसे प्रसिद्ध चैत्य पश्चिम दक्कन में कार्ले का है, लगभग 40 मीटर लंबाई, 15 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर ऊंचाई वाला है। ये देखिए कार्ले का चैत्य है जो सातवाहनों के समय में बना है, जो पश्चिम दक्कन में मौजूद है। इसमें चट्टानों को काट कर बनाया गया, जिसमें 40 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और 15 मीटर ऊंचाई वाला है ये चैत्य। यह चैत्य विशाल चट्टान वास्तुकला का सबसे प्रभावशाली नमूना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों आप लोगों को ये कार्ले का चैत्य दिखा देंगे। बरसात के मौसम में भिक्षुओं के निवास हेतु चैत्यों के निकट ही खुदाई कर मठ बनाए जाते थे। बरसात के मौसम में क्या होता था? भिक्षुओं के निवास हेतु चैत्यों के निकट ही क्या करते? खुदाई करके मठ बनाया जाता था ताकि बरसात से उनकी सुरक्षा हो सके। नासिक के 3 विहार पाए गए हैं। यह नहपान और गौतमी पुत्र के अभिलेख मिलते हैं। नासिक में 3 विहार पाए गए जिसमें गौतमी पुत्र और नहपान कौन है? शक राजा है। उनके अभिलेख मिलते हैं जो पहली दूसरी शताब्दी के हैं। आंध्र के कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में चट्टान काटकर बनाई गई वास्तुकलाएं भी पाई गई है, किंतु यह क्षेत्र वस्तुतः स्वतंत्र बौद्ध संरचनाओं, ज़्यादा स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र के कृष्णा गोदावरी में क्या है? तो चट्टान को काटकर बहुत सारी वास्तुकलाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, लेकिन यह क्षेत्र जो है स्तूपों के लिए फेमस है। अमरावती स्तूप वगैरह के लिए फेमस है, और यहाँ बौद्ध धर्म का ये जो एरिया है, यहाँ पे बौद्ध धर्म का विकास ज़्यादा हुआ है। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध देखिए अमरावती स्तूप है। ये आंध्र प्रदेश में ही है अमरावती स्तूप।
और नागार्जुनकोंडा के स्तूप है। अमरावती स्तूप की शुरुआत ईसा पूर्व 200 के आसपास हुई, लेकिन दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो ये कहाँ पाया जाता है? अमरावती में पाया जाता है, जो बौद्धों के लिए है। सातवाहनों के उत्तराधिकारियों अर्थात इक्ष्वाकुओं के संरक्षण में दूसरी तीसरी शताब्दी में नागार्जुनकोंडा सबसे प्रसिद्ध, सबसे समृद्ध है। नागार्जुनकोंडा स्तूप जो है ये कब सबसे प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ इक्ष्वाकुओं के समय, जब हम लोगों का सातवाहन साम्राज्य खत्म हो चुका था, उसके बाद ये ज़्यादा समृद्ध हुआ है। ये सातवाहनों के बारे में हम लोगों ने देखा, सातवाहन शासकों के बारे में देखा, उनकी पारिवारिक संरचना कैसी थी, सामाजिक संरचना कैसी थी, प्रशासनिक दृष्टिकोण से वो कैसे थे, ये विभिन्न पहलुओं के बारे में हम लोगों ने सातवाहन साम्राज्य के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे। इसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है अमरावती मूर्तिकला के बारे में देखते हैं। अमरावती मूर्तिकला एक प्राचीन मूर्तिकला शैली है जो दक्षिण पूर्वी भारत में लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक सातवाहन वंश के शासनकाल में फली फूली है। अमरावती मूर्तिकला शैली, यह अमरावती मूर्तिकला शैली इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि अमरावती क्षेत्र में फैली, इस कारण। यह अपने भव्य उभरदार भित्ति चित्रों के लिए, अब अमरावती कला में क्या है, तो भव्य उभरदार, उभरदार मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, जो विश्व में कथात्मक मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कथात्मक मूर्तिकला मतलब मूर्तिकला को देख के मतलब उसके हाव भाव को समझ लेना। इस मूर्तिकला का विकास अमरावती में होने के कारण ही से अमरावती मूर्तिकला कहा गया। वो सिर्फ अमरावती में विकास हुआ, इसलिए इसका नाम अमरावती मूर्तिकला है। अमरावती दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कहाँ है अमरावती स्थित? तो दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश है उसके गुंटूर जिले के पास स्थित है। अमरावती मूर्तिकला स्वदेशी शैली से विकसित हुई है। कैसी शैली है इसकी? तो स्वदेशी है। यहाँ पे किसी भी बाह्य विदेशी आक्रमणकारी का यहाँ पे मेल मिलावट नहीं है अमरावती में। जैसे गंधार कला में क्या था, तो गंधार कला ये मथुरा कला और यूनानियों की कला से मिल के बना हुआ था, तो गंधार कला था। लेकिन अमरावती कला जो है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी है, इस बाह्य संस्कृतियों का प्रभाव नहीं है। ठीक है, यह मूर्तिकला आंध्र प्रदेश के जगबाईपेट, नागार्जुनकोंडा और महाराष्ट्र के तेर के स्तूप में अवशेषों में देखा जा सकता है। ये जो हम लोग अमरावती मूर्तिकला का बात कर रहे हैं वो हम लोगों को देखने कहाँ मिलेगा? जगबाईपेट, नागार्जुनकोंडा और महाराष्ट्र के तेर के स्तूप में ये देखने को मिल सकता है। यह शैली श्रीलंका, अनुराधापुरा और दक्षिण पूर्व एशिया के कई भागों में फैली हुई थी। अमरावती मूर्तिकला देखिए श्रीलंका तक फैली हुई थी, दक्षिण पूर्व एशिया के भी कई भागों में इन्होंने फैला हुआ था। अमरावती मूर्तिकला में ज़्यादातर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और पूर्व जन्म की कथाओं, जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि अमरावती मूर्तिकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म से, क्योंकि इनमें बुद्ध के जीवन की ही घटनाओं, पूर्व जन्म की कथाओं का ये चित्रण मिलता है। पूर्व जन्म की कथाओं, जातक कथा जिसको हम लोग बोलते हैं। हाव भाव तथा सौंदर्य की दृष्टि से इस शैली की मूर्तियां सभी मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अमरावती कला की मूर्ति ये कब फल फूल रही है? तो सातवाहनों के समय, बिल्कुल आप ध्यान रखें। अमरावती में चित्रांकन की दो विधियां हैं और ये दोनों एक ही फलक पर साथ साथ दिखाई देती है। पहली विधि है मूर्त रूप, जिसमें बैठे या खड़े बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देती है। मतलब अमरावती कला में जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें दो विधियां हैं। पहली विधि है मूर्त रूप, जिसमें आपको साक्षात रूप से आपको बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देंगी, खड़े हुए या बैठे हुए। लेकिन दूसरा विधि है अमूर्त रूप, इसमें क्या है, प्रतीकात्मक रूप से बुद्ध की उपस्थिति का प्रतीक, खाली सिंहासन है, मतलब सिंहासन खाली है, वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनी हुई है। तो ऐसा है, क्या है, इसको बोलते हैं अमूर्त रूप। और दूसरा जो है मूर्त रूप, उसमें साक्षात आपको बौद्ध की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये अमरावती कला था, हम लोगों ने देखा अमरावती कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अमरावती जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। और अमरावती कला का विकास श्रीलंका तक भी फैला हुआ था, ये हम लोगों ने देखा। और इसका विकास कब हुआ? सातवाहनों के समय। अब हम लोग बात करते हैं अमरावती स्तूप के बारे में। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व के आरंभ में किया गया। कब आरंभ हुआ इसका? तो 200 ईसा पूर्व में आरंभ किया गया, जिसे कई बार नवीनीकरण और विस्तार किया गया। और ये कंप्लीट कब हुआ? तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी जो थे उस समय ये अमरावती स्तूप का निर्माण कंप्लीट हुआ। अमरावती स्तूप सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जिसकी वेदिका तथा गुंबद दोनों ही संगमरमर के बने हुए थे। किससे बने हुए थे? संगमरमर के बने हुए थे। और इसके चारों ओर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, चारों ओर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। अमरावती के विशाल स्तूप में बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण किससे किया गया है? तो चूना पत्थर से किया गया। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमरावती के विशाल स्तूप में बुद्ध के जीवन की घटनाओं का जो चित्रण किया हुआ है, किससे किया गया है? चूना पत्थर। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, तो ऐसा आपको किससे किया गया? चूना पत्थर से याद रखेंगे। यह
स्तूप बौद्ध काल में बनाए गए विशाल आकार के स्तूपों में से एक था। विशाल आकार के स्तूप जितने भी बने हैं बौद्ध काल में, उसमें अमरावती स्तूप का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका व्यास लगभग 50 मीटर तथा ऊंचाई कितनी है तो 30 मीटर, जो अब अधिकांशतः क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है अमरावती स्तूप। इसमें कई पत्थर 19वीं सदी के स्थानीय ठेकेदारों द्वारा चूना बनाने के काम में ले लिए गए। उसमें इसमें जो चूना पत्थर लगे हुए थे, तो उसमें स्थानीय 19वीं सदी में देखिए स्थानीय ठेकेदार चूना बनाने के लिए उसको काम में ले लिए गए। बचे हुए अनेक कथात्मक उभरे चित्र फलक तथा सजावटी फलक अब चेन्नई के राजकीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में है, यहाँ पे रख दिया गया है, जो भी उनके अवशेष बचे हैं। लंदन में रखे एक 4 दीवारी के पत्थर में बनी इस स्मारक की प्रतिकृति एक दूसरे सदी के स्वरूप की झलक मिलती है। लंदन में रखा एक 4 दीवारी का पत्थर जो है, वहाँ पे जो अमरावती स्तूप का रखा हुआ है, इस स्मारक की क्या है, प्रतिकृति है, दूसरे सदी का स्वरूप उसमें दिखाई देता है। इसमें एक अर्धवृत्ताकार नीचा स्तूप प्रदर्शित है, जो चारों ओर से सूक्ष्म नक्काशीदार रेलिंग से घिरा हुआ प्रतीकात्मक रूप से वहाँ पे वो रखा हुआ है कि अमरावती स्तूप कैसा था, वो लंदन म्यूजियम। देखिए अमरावती स्तूप है, ये आप अमरावती स्तूप हम लोग देखे थे, ये अमरावती स्तूप का स्तूप है जो अब मूलतः नष्ट हो चुका है, और ये प्रतीकात्मक रूप से ये आपके सामने। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का सातवाहन वंश का पार्ट 2 का क्लास था लेक्चर। आगे हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। इस तरह से हम लोग प्राचीन इतिहास को धीरे धीरे खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।